अदम्य शौर्य और साहस और बलिदान का ये दिवस करगिल में सबको पहले तो जितने सैनिक परिवार हैं, शहीद परिवार हैं, सबको नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यह गौरव ये राष्ट्र इसलिए महसूस करता है क्योंकि बलिदान और शौर्य के प्रतीक हमारे इस देश में मौजूद है। बहरहाल बातचीत का सिलसिला तो यहीं से शुरू होगा, लेकिन वो जो तमाम सारे लोग आज यहाँ पे शो में मौजूद हैं, जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं और जो इसका हिस्सा बन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो रोज आते हैं, नियमित रूप से आते हैं, मैं उनसे हमेशा यही बात कहता हूं कि रोज ना आया करिए, कभी कभी आया करिए। रोज से लत किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज की हो, यहाँ शो में आने की क्यों ना हो, रोज अच्छी नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा और आप लोगों से बातचीत भी करूंगा। अग्निवीर चुनाव कुछ दिन पहले, आप सोचेंगे अग्निवीर की बात कर रहे हैं, चुनाव में इन्होंने पहला सेंटेंस क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव खत्म हुए और मैं लगभग घूम रहा था, और अगर मैं अपने टोटल किलोमीटर्स बताऊं जितने चुनाव में घूमता हूं और इस चुनाव में बताऊं तो 22,000 किलोमीटर के लगभग था। ज्यादा ही था, कम बता रहा हूं, ज्यादा ही हुआ होगा। 22,000 किलोमीटर का सफर तय किया। ये सारे लोग थे हमारे साथ, और एक मुद्दा जो लगातार हिट करता रहा और वो यही था, अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। अब वो पॉलिटिकल ग्राउंड में क्यों घूमता है ये मुझे नहीं पता, पर घूमता है पॉलिटिकल ग्राउंड में। उसको ये भी कहा जाता है कि भाई देखिए, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश से हजारों युवा जो है इस प्रोसेस में जाते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाते हैं, और वो सरकार ने एक टेम्परेरी मुद्दा बना दिया, और इस तरह से कि सिर्फ अब 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती होंगे अग्निवीर के तौर पे। मैं बाद में आ रहा हूं, कितना मिलना है कितना नहीं मिलना है वो मुद्दा बात का है, पहले तो यही बात होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री अग्निवीर और तमाम सारे करगिल दिवस के ऊपर वहां पे बोल रहे थे। एक दो बातें उन्होंने कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है, सेना के संदर्भ में कही। भारत की जो सेना है उसकी औसत आयु है, वो कह रहे युवा नहीं है, ग्लोबल एज जो है, ये कहा जाता सेना जो है जवान होनी चाहिए, युवा होनी चाहिए। वो जो ग्लोबल एज है वो 30 से ज्यादा 32 है जी, मैक्सिमम जो 32 है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा अगर मैंने कहीं फैक्चुअल एरर हो। और अमेरिका की 22 है। दो जगह युद्ध चल रहा है, हमको मालूम है। एक तो यूक्रेन का युद्ध है और दूसरा युद्ध जो है यूक्रेन रशिया का, और एक इजराइल का और फिलिस्तीन का। तमाम सारी बातचीत है, उस संदर्भों की रेखाएं खींच रहा हूं मैं, बाकी आप जुड़ते जाइएगा उससे। तो भारतीय सेना युवा होनी चाहिए, और इसके तहत अग्निवीर एक योजना थी जो 17.5 साल की उम्र में भर्ती होती है और 21 शायद उसमें एज मैक्सिमम है। और ये एज जो है अगर इसमें ऐसे ही जारी रही तो अग्निवीर योजना के बाद भारतीय सेना की जो एज है, औसत एज, वो 26 हो जाएगी। पहले मैंने क्या बोला, 32, फिर 26 हो जाएगी। तो युवा फौज होनी चाहिए, पहली शर्त ये। और ये तमाम सारा डिस्कशन, कमेटियां, पार्लियामेंट फ्लोर्स, उनके बीच से ये निकलती हुई बात आई है। कोई एक दिन में तय नहीं किया गया, यह 10 साल की बात, प्रक्रिया नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। आने वाला युद्ध जो है, या भगवान, पहली तो बात यह है कि मैं युद्ध के फेवर में कभी नहीं, लेकिन अब युद्ध ना हो ये अच्छी बात है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार ना हो ये बहुत गलत बात है। तो तैयारी तो होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी फौजें तैयार होनी चाहिए। तो युद्ध की आने वाले समय में कैसी आशंकाएं हैं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होंगे, तकनीकी युद्ध होगा, युवा होंगे हमारे पास, लेकिन अनुभव भी होगा। मैं अनुभव को हमेशा भी मानता हूं, लेकिन युवा लड़ता जो है वो युवा सैनिक लड़ता है बॉर्डर पे। तो आज का जो बातचीत का सिलसिला है, विपक्ष कहता है कि ये कॉम्प्रोमाइज है। ये कॉम्प्रोमाइज कैसे है कि सेना का मनोबल गिरता है इससे। मैं पूछना चाहूंगा, सवाल है, पूछूंगा कि कैसे मनोबल गिरता है। और ये भी कहते हैं कि युवा हताश है,
फौजें हताश हैं, ये भी पूछूंगा मैं कि कैसे हताश है फौज, ये भी बात करेंगे। लेकिन एक बातचीत शुरू करूं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सेना का कहीं भी बातचीत की प्रक्रिया में राजनीतिक या राजनीतिक अखाड़े में प्रयोग ना हो तो फिर इस डिबेट में तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने हमेशा चीजों को मना किया है और ये मैं बहुत स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि राजनीतिक गलियारे में इसका उपयोग ना हो, बातचीत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो। मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आज कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, जोरदार स्वागत करिए इनका। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हरियाणा से आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वहां से बहुत सारी बातें होती हैं। सैयद यासिर जिलानी आज बहुत दिनों बाद आए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी बड़ी प्रखर है इस मुद्दे पे, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया सत्तम भी आज बहुत दिनों बाद आई हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज ना बोलो तो अच्छा है, नहीं बोला है, आज ना बोलो बातचीत में, मौका मिल जाएगा तो बोलो। मौका मिल जाएगा तो बम जरूर गिराएंगे जाके। ठीक है भाई, रखो अपना फाइटर अपना पास तैयार रखो, तैयार रखो, आएंगे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं कर्नल शैलेंद्र आपके पास आऊं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, छोटा छोटा पहले समाजवादी पार्टी, आज आपका वक्त आएगा थोड़ी देर बाद, पहले मैं समाजवादी और कांग्रेस, मैं जानना चाहता हूं भुवन जी विरोध किस बात पर है अग्निवीर का? जी आगे, और जो लोग सवाल पूछेंगे जरूर। आप कहां से आई हैं आज? असम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गमछा लेके आई हूं मैं आपको पहना के। गमछा? पिछले साल भी आए थे। गमछा लाइए मेरे लिए, मैं एक काम करूं आपका, आज ये गमछा अगर आप कर्नल को पहना दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आइए आइए, इससे अच्छा कोई दिन नहीं होगा, मैं नीचे कर दूं। आइए आइए, आ जाइए कर्नल, ये असम से आई हैं और इससे अच्छा दिन कोई है नहीं, आप ही इसके सुयोग्य हैं। जी जय जवान जय किसान, जोर से बोलिएगा, भारत माता की। अब आई बात, थैंक यू सो मच। अब मैं थैंक यू सो मच मैम, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विरोध क्यों? देखिए प्रतीक जी, हमारा ये मानना है जो सेना में नौजवान जाता है वो जाता है देश के जज्बात के साथ, देश के रक्षा के लिए, और अपने पूरा जीवन न्योछावर कर देता है सेना पर। और हम लोग चैन की नींद तब सो पाते हैं जब सैनिक वहाँ पर बॉर्डर पे जगता है। तो हमारी भावना है कि जब जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, क्योंकि जो कि खुद सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, एक रक्षा मंत्री के बेटे भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि क्यों ना उसको वो सुविधाएं मिले जाए जो सरकार पहले देती थी, जो उसका सम्मान था वो सम्मान बढ़ाना चाहिए। और हमने कहा था, ये चुनाव से पहले भी हमने कहा था 2024 से, समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से मांगती है कि अग्निवीर योजना युवाओं में हताशा, सैनिकों में हताशा का काम है। मैं एक शिक्षक भी हूँ प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सामान्य जो बालक होता है 10वीं 12वीं में फेल हो जाता है, ये समाज और अड़ोस पड़ोस और घर वाले सब उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन जब 4 साल बाद वो सैनिक वापस आता है, उसे कैसा कैसा तंज ये समाज देगा, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। उसकी वो भी चिंता करनी पड़ेगी कि वो समाज वो परिवार, और अगर उसके परिवार में उसकी पत्नी है और इस सेना के बीच में युद्ध में कभी उसको हानि हो जाती है, क्या उसको वो अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? क्यों माननीय मोदी जी इस योजना को लेकर आए? ठीक जोशी जी, पहले कह लेने देना चाहिए, तभी तो बात बनती है। कह लेने देना और रोकना नहीं चाहिए विपक्ष को। बिल्कुल जवाब देंगे, लेंगे, बिल्कुल लूंगा मैं आपसे। मैं ये आपके कुल शिक्षक हैं इसलिए झूठ तो नहीं बोलेंगे, संविधान खतरे की बात तो नहीं कहेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूं, आपके मुताबिक इसमें जाने से या इस अग्निवीर के तहत पहुंचने से सम्मान में ठेस है और कॉम्प्रोमाइज है और उसके आत्मबल में कमी है सेना, यही तो बस निकला मतलब? जी मैं तीसरा, आपने कहा कि जैसे ही अगर मैं सत्ता में आती हूं, यानी कांग्रेस आती है, तो 24 घंटे के अंदर इसको खत्म कर देंगे, राइट? ये बात समाजवादी ने भी कही, आपने भी। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों? देखिए, सबसे पहले तो कारगिल शहीदों को मेरा नमन है। और कांग्रेस की जो बात है वो ये है कि सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये है
कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने जो बात देखिए, मैं बिल्कुल राजनीति के मूड में नहीं हूं। मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि कट टू कट पे बात हो कि आप ये मुझे बताइए कि आप अग्निवीर के विरुद्ध क्यों हैं, किस पॉइंट पे हो, तो मैं आज पूछूं कर्नल से। जी, ये एक पॉइंट है क्योंकि नहीं, अगर घर से रट के चली ये उत्तर कि यही बोलना है, आप चाहे काऊ पे ऐसे पूछिए और चाहे बैल पे ऐसे पूछिए, लिखेंगे हम वही पहला वाला पॉइंट कि हमारे प्रधानमंत्री, तो फिर हम भी वही बोलेंगे। लेकिन अगर लेकिन अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो सवाल का जवाब दीजिए। ये पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद में जो है वो झूठ बोला है। उन्होंने पहले कहा कि ये जो योजना है ये सेना लेकर आई, जबकि जनरल नरवणे ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है कि ये जो स्कीम है ये पीएमओ हाउस से हमारे ऊपर थोप दी गई। सेना तो एकदम से चौंक गई और बिल्कुल उसको इसके लिए तैयार नहीं थी। वो ये उनके मुताबिक 75 और 25 वाला जो फैक्टर है कि 75% रखना था, 25% ले ऑफ करना था, है ना, बल्कि उल्टा हो गया, 25 को रख लिया, 75 को ले ऑफ कर दिया। ठीक है, ठीक। तो ये जनता के सामने पॉइंट रखना जरूरी था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद में झूठ बोला है। दूसरी बात ये है कि हमारे युवा जो हैं, खास तौर पे ग्रामीण युवा जो हैं, प्रतीक जी आप तो अच्छे से जानते हैं कि सुबह सुबह जो है हमारे हरियाणा में 3 बजे से दौड़ लगाने शुरू करते हैं। हाँ। कि वो उनका सपना ये नहीं होता है कि हमें जो है आटा राशन दाल चावल लेके आने हैं। हाँ। सैनिक बन के उनका सपना होता है देश के लिए, देश की सेवा करने का उनका जज्बा होता है। हाँ। उनका जज्बा होता है कि वो सैनिक बनेंगे और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। राइट। उसके लिए शहीद होंगे। ये उनका सपना है। लेकिन उसके लिए ये जज्बा है, लेकिन उसके लिए जो आप है, एक जवान को आप लेते हो और उसको 4 साल के बाद रिटायर कर देते हो, 4 साल के बाद वो क्या करेगा आप बताइए? वो अपने गांव जाएगा, हर गांव का युवा यहाँ पे चौपाल पे बैठे रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? 2 दिन उसकी इज्जत कर लेंगे, 4 दिन उसकी इज्जत कर लेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे उस युवा को? भाई कोई काम धंधा मैं आप ही के तर्क को, वैसे तो मैं मध्य प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, हरियाणा सरकार का, सेंट्रल फोर्सेस का कोई उदाहरण, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनका कोई उदाहरण नहीं दूंगा। सबने अपनी अपनी कहा कि इतने परसेंट हम लेंगे, इतने परसेंट हम लेंगे, इतने परसेंट हम लेंगे। नहीं, मैं आप ही के जवाब से आपका जवाब पूछता हूं, प्रश्न बनाता हूं। आपने कहा कि क्या इज्जत करेंगे? हरियाणा तो मैं भी घूमता रहता हूं, आप ही ने कहा कि हर युवा वहां जाता है शहीद होने के लिए, तो कैसे समाज की बात कर रही हैं? अगर उसका वहां से 4 साल बाद आ गया तो क्या वो समाज निकाल देगा उसको? ये भाग जाओ यहां से। आप ही ने कहा ना अभी कि वो हरियाणा, मुझे फक्र है हरियाणा सा, वो उगाता है हम खाते हैं, इतना गेहूं पैदा करता है वो, तो वो समाज क्या निकाल देगा कि तुम जाओ? ना 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 ना, अब तुम काबिल नहीं हो, भाग जाओ। मैंने तो अभी ये उदाहरण दिया ही नहीं कि सेंट्रल फोर्सेस और उसके बाद इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो रिक्रूटमेंट के लिए तैयार है, स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार है, मैं वो नहीं बोल रहा। प्रतीक जी, आप कितने साल से जो है जर्नलिज्म में हैं? 27 साल। आपको अगर 4 साल जर्नलिज्म कर, जो सबसे बड़ा आपका सपना था, 4 साल बाद आपको जर्नलिज्म करने से रोक दिया जाए, आपको घर पे बैठा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? जवाब देता हूं। अगर 75 लग गया, 1975, 1975 इमरजेंसी, तब तो आप रोक देंगी मुझे, तब तो आप मुझे रोक देंगे, तब तो मैं इमरजेंसी के समय में तो पत्रकारिता नहीं करूंगा। 75-77 गुजर जाए उसके बाद कर पाऊंगा। लेकिन आपने कहा कि आपको रोक दिया जाए तो क्या करेंगे? तो जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो काफी हैं, पर्याप्त हैं। मेरे बच्चे को कोई रिजर्वेशन नहीं है एक्स आर्मी का, मेरे बच्चे को साधारण रूट से ही जाना है और सारी लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उसको रिजर्वेशन के लिए तैयार है। कहीं कहीं तो उन्होंने कहा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये हुआ कि हम तुमको 10% देते हैं, तो 10% तुम ही होगे सिर्फ, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और कोई नहीं हो सकता। 90 में बाकी होंगे, 10 तुम होगे, तो हमको दे दीजिए, हमारी पत्रकारिता ले लीजिए, हमें नहीं जरूरत है, हमने कर ली सर, हमने कर ली जो करना था। अब आपको अगर लेना है मेरी पत्रकारिता तो ले लीजिए,
मुझे तैयार है, मुझे कुछ और भी कर लूंगा। प्रतीक जी, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आप क्या करेंगे? पकोड़े बेचेंगे या आरएसएस के मुख्यालय के बाहर जो है पहरा देंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे या मोची बनेंगे क्या? चुपचाप बैठ जाना, उठा फेंक दूंगा आज। T-72 है टैंक आज मेरे पास, बैठ जाओ चुपचाप भाई। आप क्या करेंगे? पकोड़े बेचेंगे, आरएसएस के दफ्तर के बाहर चौकीदार बनेंगे, या एक क्या बोला इन्होंने, या मोची बनेंगे? मोची मैं जब भी बाहर गया, जिस जगह भी बाहर गया, मैं मोची के बगल में बैठा, क्योंकि पूरे शहर का हिसाब किताब मोची से मिलता है, सम्मानित है। आपका भी आपने रिजर्वेशन दिया है, तो मोची को आप किस दृष्टि से देखती हैं मुझे नहीं मालूम। आपने चाय वाले को, पकौड़ा बेचने वाले को किस दृष्टि से देखा मैं नहीं जानता। आपने देखा है, मैंने नहीं देखा। मेरे तो सर माथे पे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे जूता गाड़ता वो मोची हो, और चाहे कोई अध्यापक, ये देशभक्त दोनों बराबर हैं अपने। हाँ, ये बात और है कि जब अगर कोई सैनिक देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो जाए तो वो वीरगति का सर्वोच्च शिखर है, वो सर्वोच्च शिखर है। लेकिन मोची समाज का अभिन्न अंग है, और उसका बेटे को रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के साथ स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह प्रक्रिया में सम्मानित है। नाउ द बीजेपी जी। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को समझने की जरूरत है। लड़ाई है दो विचारधारा में। मैं तो पहला तो प्रश्न आप सभी है, एक है जी, ये जो एक बात घर करती जा रही है कि हमारा रोजगार छिनता जा रहा है, तो रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है, तो उसको आप एड्रेस करिए। प्रतीक जी, देखिए, आपने 10 से 12 मिनट दोनों विपक्ष के लोगों को दिया, मुझे 1.5 मिनट दीजिए। 2 मिनट दिया आपको। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये झूठ बोलने वाली विचारधारा है, और दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूती के साथ भारत को विश्व पटल पे नंबर 1 बनाने वाली विचारधारा की है। ये सुबह से शाम झूठ बोलते हैं, ये लगातार। अब आप चुप रहिए। आप सम्मान की बात करते हैं सेना की, आप सड़क का गुंडा आपने कहा सैनिकों को, तब आपका सम्मान कहाँ गया था? और ये आपके साथी खड़े हैं यहाँ पे, जिन्होंने सैनिकों को, जो सैनिक वीर गति। आप बैठ जाइए, अभी मेरा समय चल रहा है, बैठिए। आप शिक्षक हैं, बैठिए अभी आप। तो ये लोग सैनिकों को गाली देने वाले, सैनिकों को दंश देने वाले, ये नहीं समझेंगे युवा भारत का मतलब, ये नहीं समझेंगे अग्निवीर को। अग्निवीर जो व्यवस्था भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, वो आगे के भविष्य को देख के दी है। जो आप बात कह रहे थे, मैं उन कमेटियों पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा जो पार्लियामेंट की कमेटियों पे बार बार युवा सेना की बात कही गई, लिखी गई, चर्चा हुआ, लेकिन इनकी सरकारों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो भी चुनाव का बड़ा मुद्दा बना के रखा था। इस बार जो दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री हैं, जो सबको साथ लेके चलते हैं, जिसका सेना का सम्मान पिछले 10 साल में दुनिया ने लोहा माना है, पहले भी माना था, लेकिन इनके लोगों ने उसको खत्म करने का काम किया है। प्रतीक जी, आप समझिए, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से सेना का आज पूरे दुनिया में सम्मान हो रहा है। आप झूठ बोलते हैं। 10% हर जगह कोई ऐसी जो भारतीय एजेंसी के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होगी, उसमें आपको वहां पे रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया जा रहा है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी इच्छा शक्ति कोई हो ही नहीं सकती। अरे रितु चौधरी, आप तैयार होके नहीं आए हो आज आप बहके से लग रहे हो। आज आपके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज आप सेना पे बात कर रहे हो। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि 10% रिजर्वेशन है, बाकी 90 क्या? बाकी लोग नहीं करोगे आप? प्रतीक जी, ये बहुत सीरियस मामला है। बाकायदा प्रधानमंत्री, मैं तो सीरियस मानने को जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी को बाकायदा पता है ये बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ाने की ये देखिए बात। मैं आप ही के पास हूँ, आप ही के पास हूँ। देखिए, ये मुद्दा है अग्निवीर का, बयान वीर नहीं चाहिए यहाँ पे हमें। अग्निवीर पे जो बात करें, डायरेक्ट मुद्दे पे बात करिए, डायरेक्ट मुद्दे का जवाब दीजिए मुझे, मैं आऊंगा। हाँ जी। इनके 52 साल के युवा नेता को ये बात समझ ही नहीं आएगी कि वो अग्निवीर पे चर्चा करें। उन्हें तो हर जगह अपना रायता फैलाना है, उन्हें तो हर जगह जाके
आप देख नहीं रहे? आज तक संसद में आपने देखा कि कोई विपक्ष का नेता उकसाता हो, जाओ भाई जाओ, मारो 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 उसको। नहीं, सुन लीजिए, ये हो रहा है। आप भाई देखिए, लैंग्वेज बिल्कुल सही है, बिल्कुल लैंग्वेज सही है। विपक्ष के नेता धमकाइए मत, आपकी 99 सीट आई, धमकाइए मत। सत्ता हमारे पास है, हम धमकाते नहीं, हम प्यार से बात करते हैं। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, प्लीज कंक्लूड करिए, 5 सेकंड और। भाई साहब आपने 10 मिनट, आप मेरे को 1.5 मिनट में नहीं सुना। नहीं, पूरा 1.5 मिनट सुना। हम सेना के साथ, हम भारतीय सेना को चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से जहां भी आप देखिए, आज जिस CISF की आपने बात करी है, वो दुनिया के कोने कोने में जाके अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। राइट सर, ये मजाक उड़ा रहे हैं। राइट सर, एक शब्द है कॉम्बैक्ट, कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी, जिसे CCE कहते हैं। पराक्रम ये जो है उसका तरीका, हम कितने मजबूत कहां पे खड़े हैं, इसी पे चोट करी गई है। कहा कि ये CCE जो है हमारी फौज में जो है, इसके बाद कमी आई। मैं इस पे बात करूंगा, जरूर करूंगा। पहले एक ऑटो चलाने वाले दिल्ली की सड़कों पे वो क्या सोचते हैं, ये मैं भी जान लूं पहले। मैं अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि अग्निवीर और युवा हताशा है। वो हताश नहीं है, आप उसके अंदर एक कमजोरी डाल रहे हो, ये कुर्सी के लिए सिर्फ। बहुत बढ़िया, आप सिर्फ कुर्सी के लिए मेरे देश के युवाओं को भटकाने की बात कर रहे हो। आपको अग्निवीर से मतलब नहीं, इनके नेता, कांग्रेस के नेता हमारे जवानों, तुम 4 साल में निकाल दोगे तो सर उसको 10% जो आरक्षण दिया है सरकार ने, उसके बाद वो जब युवा आएगा, ट्रेंड होकर के आएगा, तो उसके अंदर इतनी शक्ति होगी कि जमीन की छाती चीर कर अपने हाथ तक की रोटी निकाल लेगा। वो इतना टैलेंट हो जाएगा। और ये 4 साल की बात करते हैं, चीन में तो 2 साल का है और 3 महीने की ट्रेनिंग है चीन में। और इनके नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि चीन से मेरे देश का जवान कैसे लड़ेगा, मेरे देश का जवान पिट रहा है। ये जवानों की राजनीति कर, मेरे देश का जवान पिटता नहीं है, पीट के आता है। और इनके नेता कह रहे पिट रहा है। क्या राजनीति करते हैं ये? राइट जी, मैं आया। हाँ बेटा बोलो। सर मैं इतना बोलना चाहूंगा बीजेपी से कि सर जो विधायक एक दिन के लिए विधायक बन जाता है उसको पेंशन जिंदगी भर रहती है, लेकिन जो हमारे जवान है कोई हमारे नहीं है, 4 साल दे 1 साल दे, लेकिन पेंशन उसको जिंदगी भर देनी चाहिए। तुम्हारा कहना है कि अग्निवीर में पेंशन मिलनी चाहिए? पेंशन बिल्कुल मिलनी चाहिए। ठीक, अच्छा 4 साल में पेंशन। सर आप नोट करिएगा, मैं आऊंगा जी। प्रतीक जी, जिस प्रकार अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ की बात की, मैं तो इनका ध्यान जाता हूँ मध्य प्रदेश। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, जब हमने ये कहा था कि 4 वर्ष के बाद जो 75% जवान होंगे उनका क्या होगा, उन्होंने कहा हम अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी के लिए आमंत्रित करेंगे। अरोड़ा जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने मुझे क्या कहा? नहीं देखिए, मैं 1 मिनट, मैं प्रतीक जी बराबर हो गया। अरे हमें तो सौभाग्य है, सौभाग्य में नहीं, मुझे चपरासी ना क्लास 4 कर्मचारी बनने में मुझे कोई हक नहीं है। मैं बन जाऊंगा, मुझे मालूम है अपने बेटे को, और ये हुनर मुझे आता है कि कैसे पालना है। सवाल पालने का नहीं है। मैं बिल्कुल उसी जगह आ रहा हूं जी, आप ही को दूंगा। सवाल पालने का नहीं है, सवाल यह है कि सेना का शौर्य है, जो पराक्रम है, जो अद्भुत पराक्रम है, उसमें जो सवाल ये आया है कि युवा होनी चाहिए, जो कॉम्बैक्ट एफिशिएंसी है, वो उसका सवाल है। नाउ यू प्लीज आंसर। सेना का सम्मान सर्वोपरि है। हम तो सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं, युवाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसलिए लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे नेता नहीं है। आपने ऋतु चौधरी के बारे में कहा कि मुझे ये कहा, मैं कह रहा हूं कि कैलाश विजयवर्गीय एक सम्मानित, एक प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी किन किन पदों पर रहे हैं, ऐसे शब्द। कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर आज कोई डिस्कशन हम नहीं रख रहे। नहीं, उन्होंने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 4 वर्ष के बाद 75% सैनिक जो जवान होंगे, हाँ। जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको हम अपने बीजेपी कार्यालय में आमंत्रित करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए। ये देखिए आप, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। ये बयान की निंदा करता हूं मैं कैलाश विजयवर्गीय की। आपने सुनिए, नो, आज मैं राजनीति करने ही नहीं दूंगा। अरोड़ा जी, आपने निंदा कर दी ना, मन तसल्ली हो गया ना। और कैलाश विजयवर्गीय जी को अगली बार आप वोट ना दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ। लेकिन मुझे सवाल का जवाब यह चाहिए कि राजनीति हुई कहां, राजनीति हो क्यों रही है? सवाल का जवाब यह है जी। आप कैलाश विजयवर्गीय जी को बिल्कुल वोट ना दीजिएगा। भारतीय सेना के सम्मान करने वाले पुरोधा खड़े हैं,
सर्जिकल स्ट्राइक होता है जब सेना घुस के मारती है पाकिस्तान में, तो सबसे ज्यादा सवाल इन लोगों ने सेना के ऊपर खड़ा किया है। सेना की जितनी इन्होंने बेइज्जती करी है कोई कर नहीं सकता। ये क्या बात करेंगे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब है इनके पास और सेना पे बात करेंगे ये बताइए। राइट, सेना की जितनी बेइज्जती भाजपा ने करी है इतनी तो किसी ने नहीं करी। आपने बोला कि कोई शहीद नहीं हुआ, कोई चीन का घुसा नहीं, चीन हमारे आया नहीं, जबकि 20 जवान शहीद हुए। उनकी शहादत का अपमान किया आपने, उनकी शहादत का अपमान किया। सेना का अपमान करने का काम भाजपा ने किया हमेशा से। अगली वीडियो पाकिस्तान ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या जवाब दिया आपने उसको? बराए मेहरबानी सारे लोग अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। सर रितु बैठिए, यासिर भाई बैठिए, सारे लोग बैठिए। ये तो हुई बात जो, रुकिए एक मिनट, चुपचाप खड़िए, उतावलापन नहीं, सब्र रखिए। आप भी कम नहीं, उतने ही दोषी हैं हम भी। ये तो हुई उतावलापन, राजनीति रस्सा कशी। अब मैं आता हूं सवाल पे। सवाल आखिर था क्या? सब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सर प्लीज कम फॉरवर्ड। पहला सवाल लोगों ने कहा कि इससे, बिल्कुल भारत माता की जय। पहला सवाल लोगों ने कहा कि फौज जो है आत्मबल कम होता है, इससे फौज का 4 साल में ही निकाल दिया जाए। ट्रेनिंग जो है सिर्फ 6 महीने की है, तो कैसे आप पावरफुल आर्मी खड़ी करेंगे? यह सवाल लोगों ने पूछा। सवाल नंबर 1। अगर आप सवाल से पहले मुझे इजाज़त दें तो मुझे एक छोटा सा है, क्योंकि मैं एक देशवासी भी हूँ। हाँ। और अगर मैं देशवासी हूँ तो मैं चाहूँगा आपके हर सवाल का जवाब एज अ फौजी मैं जब दे पाऊँगा जब आप मेरे साथ यहाँ बैठ के मोची के तौर पर बात करिए। आइए। एक सुनार का और 100 सुनार का। 100 बैठिए 100 सुनार का। एक मिनट रुको, आ रहा हूं भारत माता। 100 सोनार का, 1 लोहार का बहुत काफी होता। मैं आ गया सर, आप बैठ जाता हूं सर। जिसने सवाल करना है यहाँ चाहिए। जी, अब मैं जानना चाहता हूं। मैं मोची हूँ, मैं पकोड़े वाला हूँ। मैं फौजी अफसर मोची भी हूँ और पकोड़े वाला भी हूँ, क्योंकि ये मेरे देश के लोग हैं। आपको तकलीफ क्या है इससे? आप बता दीजिए। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है सर। मैं तो सवाल अब आपसे ही पूछूंगा, आपको मेरे से तकलीफ है तो बताइए। नहीं सर, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो खुद पकोड़े वाला हो गया आज। तो जिसको तकलीफ है यहाँ बिठा दीजिए, मेरे साथ बात कर ले। मैं बुला लूंगा सर। पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब मैं सवाल का जवाब। लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग 6 महीने की सिर्फ होती है। 4 साल का रिक्रूटमेंट है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें से 25% लोग आप रखेंगे, 75% आप निकाल देंगे। लोगों ने कहा कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जो कॉम्बैट कहते हैं सैनिक बनता है, वो कैसे फुल फ्लैश सैनिक नजर आएगा सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में? पहले कितनी थी, किसको पता है? आप बताइए, पहले कितनी थी? 6 महीने में मैंने अपने फौजी को मेरे लायक वाला फौजी बनाना है या नहीं, मैं उसे दिन रात ट्रेनिंग दूं, 24 घंटे में से 25 घंटे की ट्रेनिंग दूं, ये जिम्मेवारी तो मेरी है। सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन होना चाहिए। भाई आप सिविलियन को मेरी ट्रेनिंग के बारे में क्या पता है? आप मेरे को ये बताइए पहले तो। आप कैसे कमेंट कर देते हो मेरी ट्रेनिंग के ऊपर? मैं बताता हूं अब आपको। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है एक शॉर्ट सर्विस। हाँ जी, मैं शॉर्ट सर्विस अफसर हूं। क्या कमी रह गई मेरे अंदर जो आर्मी ने मुझे कर्नल बना दिया? आप बता दीजिए। भाई मेरी कमी रही होगी ना, क्योंकि आपके हिसाब से एक्स एनडीए वाला अफसर जो है वो 4 साल वाला है और मैं 10 महीने वाला हूं। क्या कमी रह गई जो मैंने अपनी रेजिमेंट कमांड नहीं करी? क्या कमी रह गई वो बोफोर्स गन जो मैंने नहीं चलाई? क्या कमी रह गई जो मैंने हाई ऑल्टीट्यूड में सर्विस नहीं करी? कौन सी ऐसी कमी? देखिए, आप लोगों का जो फोकस है ना वो थोड़ा सा गलत है। आप लोग हर चीज को पैसे में तोल रहे हो।
उसे तनख्वाह कितनी में। फौज तनख्वाह के लिए नहीं बनी है। मुझे नहीं पता था कि मुझे पहली तनख्वाह कितनी मिलेगी। मुझे 2300 रुपए मिले थे, मुझे नहीं पता था। और आज भी आप सबके मुकाबले में मुझे तनख्वाह कमी मिलती है आपसे। जब मैं आपकी सिविल लाइफ में आता हूं तब मुझे पता चलता है कि मेरी पॉकेट कितनी गरीब है। मैं आपकी तरह स्पेंड नहीं कर पाता। मैं आपकी तरह 5 स्टार होटल नहीं जा पाता। तो सर ये दुख का कारण है कि सुख का कारण है, या ये अगर इंश्योर करा जाए तो गलत है? नहीं, मेरे को तो आप ये बताइए, मेरा सबसे बड़ा सुख ही ये है कि मैं 5 स्टार नहीं जाता। मेरी सेटिस्फेक्शन है, मेरा गर्व है इस बात पर। मुझे इस बात पर फक्र है कि मैं मोची हूं। मेरे को इस बात पर फर्क है कि मैं पकोड़े वाला हूं। गलत कर रहा हूं क्या? चोरी कर रहा हूं क्या? आइए ना मेरे साथ बात करते हैं। मेरे में क्या कमी दिखी आपको कि एज अ मोची आप मेरे को खराब समझ रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि जो पहले रिक्रूटमेंट था वो रिक्रूटमेंट बेहतर था, एक श्योरिटी थी। मेन चीज सर सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि उसमें श्योरिटी है, इसमें अनश्योर है। 4 साल के बाद उसका भविष्य, तो उसकी जो मोरल है, क्योंकि फौज तो मोरल पे है, तो जो मोरल है वो डाउन हो रहा है। वेरी गुड। आपको कितना पता है कि मेरे जब सैनिक कारगिल में मरे थे वो किस एज ग्रुप में थे? उन्हें पता था कि वो क्या बनेंगे? आप बता दीजिए। जो शहीद हुए लोग वो किस उम्र की गैप के थे? योगेंद्र यादव जिसको परमवीर चक्र मिला वो किस उम्र का था? 21 साल का था। 50% से ज्यादा मेरे लोग, मेरे साथी जिनके साथ मैं लड़ा हूं, वो 22 साल से कम उम्र के थे। जो ऑफिसर जिनके, एक मिनट रुकिए, बेफिजूल की बातों पे हल्ला मचा रहे हो। जो बोल यहां पे सुनेंगे नहीं, कौवा कान ले गया, अब ढूंढा कौवा या कान को। एक अफसर ऐसा बता दीजिए जो 25 साल से ऊपर का था जिसने अपनी शहीदी दी। देखिए, शहीदी को इंसल्ट मत करिए उम्र के साथ और जॉब के साथ। जब आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं आपका एक अलग ध्येय है और वो ध्येय देश सर्विस। वो कह रहे हैं कि पैरिटी है एक जवान में और एक अग्निवीर में। हाँ, ये अब आपने बात कर दी। अग्निवीर स्कीम उस जवान की है ही नहीं, क्योंकि अग्निवीर स्कीम वॉलंटरी सर्विस है। जहां तक अभी किसी ने बोला, जनरल नरवाने ने कुछ कहा या नहीं कहा, आप सब लोग कृपया कर उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट एक बार फिर पढ़ लीजिए। उन्होंने बोला, वी गॉट शॉक्ड व्हेन द पे ऑफ द अग्निवीर was decided at 20,000 रुपीस। इस पर उनका शौक था पहला। उसके बाद उनका, आप एक बात बताइए, बढ़िया बात, ये सारी बात आप लोग सब कह रहे हैं कि ये फौज की नहीं थी, ये प्राइम मिनिस्टर की थी। मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मैंने आपको सबसे पहले, आप बैठ जाइए आके। हाँ बिल्कुल, आप आज तो मोची बनना ही पड़ेगा आपको भी। आइए बनिए मोची। जब नरानवे साहब ने कहा तो क्या कहा आप लोगों ने देखा नहीं? उन्होंने बोला कि हमने जो रिपोर्ट भेजी थी बनाकर, जिसको हम बोल रहे थे एक वॉलंटरी सर्विस वाली, तो ये पीएमओ कहां से बीच में आ गया? आप बता दीजिए। क्या मॉडिफिकेशन हुई एमओडी में, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये बात जरूरी माननी पड़ेगी कि अगर कोई स्कीम आप एक नई चलाते हैं उसके अंदर चैलेंजेस आएंगे। क्या बड़ी बात है, हम मानने को तैयार। एक आखिरी सवाल, मैं दे दूंगा। नहीं, काउंटर नहीं है वो, कोई हमारा जवाबी कव्वाली नहीं है। ना 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 ना, तो मैं आपको मौका दूंगा, इनको वहां बैठा लूंगा सम्मान के साथ, फिर आपसे पूछूंगा। आखिरी सवाल सर, उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट होता था लगभग 60,000 से 66,000 के बीच में। अगर करेक्ट कर दीजिएगा आप, अगर जो नंबर है, यानी अग्निवीर से पहले 60,000 से 66,000 के बीच में रिक्रूटमेंट होता था। अग्निवीर के समय में 40 से 46,000 के बीच में रिक्रूटमेंट है। तो जो शॉर्टफॉल है सेना का, क्योंकि युद्ध तो सैनिक से ही लड़ा जाएगा, टेक्नोलॉजी है लेकिन युद्ध तो सैनिक लड़ेगा, तो वो शॉर्टफॉल कैसे कंपीट करेगी सेना? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये जायज भी सवाल है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये 66,000 नहीं है, ये 55 से 60,000। राइट सर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एज। 10,000 का फॉल बैक। 46,000 हमने पिछले 2 साल में लिए हैं, जो एवरेज आ रही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कॉम्बैट पोटेंशियल जिसकी बात आप कर रहे हैं, कॉम्बैट कैपेबिलिटी की जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक सिर्फ सोल्जर के ऊपर नहीं होती है। मैं आपको पूरी दुनिया के
जो कैलकुलेशन का तरीका है वो बता देता हूँ। एक जहाज को अगर 1 पॉइंट मिलता है तो एक जवान को हम 0.1 पॉइंट लेते हैं, और जब हम टोटल अप करते हैं उससे डिसाइड होता है कॉम्बैट पोटेंशियल, कि उसके पास कितना है और मेरे पास कितना है। आप अगर एक एक आदमी पकड़कर देखने लगे तो फिर तो आप बोलोगे कि आपका सीना 55 इंच का है, मेरा 56 इंच का है। फिर तो आप ये भी देखेंगे ना कि आप 6.5 फुट के हैं, मैं 4 फुट का हूं। फिर ये भी देखना शुरू कर देंगे आप। तो बाल की खाल मत निकालिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन ये कर रहा हूं, कृपया कर फौज के ऊपर पॉलिटिक्स बंद करिए। अग्निवीर स्कीम अगर 2 साल से हमारे पास है, मैं आपको, अगर आप बोलें तो सेंटर कमांडेंट्स जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैं उनकी रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूं कि कितने सेटिस्फाइड हैं वो कि ये अग्निवीर इतनी जल्दी चीजें सीख पा रहा है। उस गोली को जिसको मेरे टाइम में चलाने के लिए हम बोलते थे ट्रिगर को नींबू की तरह निचोड़ें, आज वाले को नहीं समझाना पड़ता। आज वाला लेता है, पकड़ता है। इसलिए आप देख रहे हैं, आज ऑफिशियल फिगर दे सकता हूं आपको, 12% मेरे मार्क्समैन हैं। मेरे टाइम में मार्क्समैन बहुत ज्यादा होते थे तो 2% होते थे। मेरे टाइम में इनको भी मार्क्समैन बता दीजिए सर क्या है। मार्क्समैन का मतलब होता है जो बुल्स आई हमेशा मार देता है, सीधी बात है। अच्छा एम करने वाला मार्क्समैन। राइट सर, टेकन योर पॉइंट सर। लेकिन अब मैं आप बहुत सम्मान के साथ, बहुत सैल्यूट के साथ मैं आपको वहां बैठाना चाहता हूं। थैंक यू। नाउ प्लीज अब आइए। अब मैं जानना चाहता हूं कि अब आपके सवाल कौन से हैं और वो सवाल क्या है। पहली बात तो इन्होंने कहा कि जनरल नरवणे ने जो है इस तरह की बातें नहीं की। उन्होंने जो है अग्निवीर के हक में बातें बोली हैं, ऐसा बोला इन्होंने। तो क्यों आज तक उन्होंने कहा कि आश्चर्य इस बात का हुआ कि 20,000, बिल्कुल, तो आज तक उनकी किताब को प्रकाशित मोदी जी क्यों नहीं? मुद्दा मोदी जी नहीं है। अरे ऐसा सुई अटकी है मोदी जी पे कि मोदी जी से हट ही नहीं रही है। क्योंकि सर मोदी जी की पोल खुलती है उनके। अच्छा, दिक्कत अग्निवीर से नहीं, दिक्कत अब मोदी जी से या अग्निवीर से है? योजनाओं की क्या उनके इरादे थे? क्यों जनता को राइट I've taken your point, taken it। दूसरा भी लूंगा। हाँ, अभी कई लोगों ने बोले नहीं है। देखिए, जो दिमाग में मोदी जी का एक इन लोगों को पता नहीं कहां से सवार रहता है कांग्रेसियों को, ये खत्म करिए। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, आपने बहुत पीछे कर दिया था। आपके पास लीडरशिप नहीं है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व कर रहा है भारत का। शैलेंद्र जी वेरी गुड। आराम से यासिर टाइम जा रहा है। मैं भी डिस्क्लोज करता हूं क्या नाम। मैं जानना चाहता हूं कि एक मिनट, नहीं, मैं जानना नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं सर, यासिर, you spoil the debate। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इंडस्ट्री, CISF, BSF, SSB, सारे लोग कह रहे हैं, और इंडस्ट्री में कितना वेलकम है इस बात को लेकर, क्या वो बेरोजगार समाज में सम्मानित नहीं होगा? जैसा माननीय कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि वो समाज में जब लौटेगा तो अपमानित महसूस करेगा। प्रतीक जी, रीजनेबल टाइम दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा अपना आज पहली बार बैकग्राउंड डिस्क्लोज करता हूं। मैं CDS सिलेक्टेड हूं 23 सितंबर 1999, 34 SSB इलाहाबाद। ये मेरा इंटरव्यूइंग डेट था जब। और मैं NDA फेलियर हूं। चलिए, एनीवे, मैं NDA में नहीं हो पाया। दूसरा, मैं कंसल्टेंट हूं जो फाइटर जेट जो बनाते हैं, क्या नाम, तमाम विश्व की कंपनी, उनके लिए मेरी कंपनी एक छोटे जो सेगमेंट में काम करती है, वो लेटर ऑन है। अभी विषय ये आता है, ये लोग बात कर रहे हैं कि अग्निवीर के जो है लेके एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ने वाला है। मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करता हूं। शॉर्ट सर्विस कमीशन चल रहा है ना, OTA के तहत 5 साल के लिए आपको जो कमीशन अफसर बनता है, उसमें किसी को तकलीफ है क्या? नहीं है ना। दूसरा की स्कीम लॉन्च होती है, स्कीम लॉन्च होने के बाद आप पूरे वैश्विक पटल पे देखिए, आज जब 5th जनरेशन के जेट आ रहे हैं पूरे, मतलब उसमें फाइटिंग मॉड्यूल में, तब अब आपको यह देखना पड़ेगा कि कारण क्या था, क्यों लाना पड़ा। क्योंकि एवरेज एज जो थी विश्व पटल पे, वो उसको जो हमें यूथ बनाना था, जो हमारे, और ये रिकमेंडेशन तमाम कमेटियों की थी, इंटरनल डिफेंस फोर्सेस के, जो कई दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, उस पर लेकर सरकार ने कैबिनेट ने जो प्रस्ताव जो पारित किया।
उसके बाद जो सबसे बड़ा जो प्रश्न खड़ा यह होता है कि अगर मान लीजिए ये स्कीम आती है फॉर अ वाइल, अब एम्प्लॉयमेंट को लेके जो है, देश की जो जनसंख्या है 144 करोड़, वर्कफोर्स है 52 करोड़, और हम ये देखते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला दीजिए 7.5% से ज्यादा आप जॉब जो है नहीं दे सकते जो है, ये ऑफिशियल डेटा मैं दे रहा हूं जो गवर्नमेंट का है जो है। तो जब 7.5% से ज्यादा जॉब नहीं दे सकते, हर व्यक्ति क्या वो जो है डॉक्टर बनेगा, हर व्यक्ति क्या इंजीनियर बनेगा, हर व्यक्ति क्या आईएएस बनेगा, हर व्यक्ति क्या इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाएगा? अरे भाई ये वेलकम है। मैं अपने को कोसता हूं कि काश अगर मेरे समय में ये योजना आई होती तो मैं फर्स्ट पर्सन होता इसका वेलकम करता। 4 साल बाद जब वो आएगा वापस तो कितने लाख रुपए लेके आएगा कर्नल, ये भी जरूर बताना चाहिए। मैं सर ब्रेक का टाइम है सर, मुझे लेकिन मैं कोई अफसोस नहीं कर रहा। मैं जरूर एनडीए में फेल हुआ, लेकिन मैं जहां हूं अच्छा हूं। एनडीए नहीं कर पाया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया एनडीए में, लेकिन मैं जहां आया, जिस जगह आया, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया रहा। मुझे जो काम करना था मैंने अच्छे से किया। एनडीए नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि सवाल असल है क्या। असल सवाल यह है कि एक्चुअली में फिगर्स कौन सी जो हैं डिस्टर्ब कर रही हैं। मुझे लगता है कि अग्निवीर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अग्निपथ पे इन लोग को चलना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर मोहन भोग खाकर तपस्या नहीं की जा सकती। क्या बात है, वाह, मोहन भोग खा के तपस्या नहीं की जा सकती। अगर आपको सैनिक बनना है तो थोड़ा आपको सहना भी पड़ेगा, और ये पैसों की चीज नहीं है। यहाँ कोई पैसे के लिए सैनिक बनने के लिए नहीं आता है कि आप पैसे, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आपको पैसे के लिए तो रिंकिया के पापा पे डांस करके आप यूट्यूब से बहुत पैसे कमा सकते हो, उसके लिए सैनिक बनने की जरूरत नहीं है किसी को। लेकिन अगर सैनिक बनना है, और जिस एज में सैनिक की बात की जा रही है 17 से 21 साल, वो ऐसा एज होता है, ऐसा जज्बात होता है जो महबूबा से इश्क हो तब भी और देश से इश्क हो तब भी, क्योंकि उस टाइम आदमी दिमाग नहीं लगाता, दिल लगाता है। तो मेरे ख्याल से जो ये है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद आएंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, लोग उनको पूछेंगे नहीं पूछेंगे। ऐसा है कि आप 4 साल देश की सेवा करके आए, तो लोग बोलेंगे नहीं, ये इंसान से मुझे बात नहीं करनी है, ये बेकार है, ये बेरोजगार है। उसके हाथ में फिर भी 44 लाख रुपए होंगे। आप बताइए, आज के टाइम में कोई भी 23 साल के युवा के पास 44 लाख रुपए होते हैं क्या? वो तब तक स्ट्रगल करता रहता है। 44 लाख रुपए से वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। एक दो लोग जल्दी बोलना चाहते हैं जी। मैं आ रहा। मैं कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं अपनी नमन आंखों से। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, वो तमाम सारे लोग जो आज आपका श्रद्धा सुमन और जो तमाम सारी बातें की, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, इससे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। जी सेना पे राजनीति की जा नहीं होनी चाहिए, सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपको दे देता हूँ। प्रतीक जी, मेरे को लगता है जो देश का युवा है वो जज्बात से जुड़ा होता है। सेना में हम जज्बात से हैं, और आप पत्रकार जज्बात से हैं। मैं लीडरशिप करता हूं, मैं जज्बात से हूं। ये जज्बात नहीं मरना चाहिए, और जज्बात तब मर जाता है जब उस पर दुनिया। जज्बात से मतलब आपका इमोशनल तो नहीं है? नहीं, जज्बात से क्या है, आप पैशन क्या है प्रतीक जी? आपका हाँ। जो पैशन है वो पत्रकारिता है। हाँ। जो नौजवान सेना में जाता है, पहले साल अग्निवीर को 30,000 रुपए वेतन मिलता है, फिर हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है। मैं पैसे पे बात कर रहा हूँ।